Hello children, today I am here again with a new video from the same lesson, that is History chapter 4, and it is about the tribal resistance in India. How tribal people resisted against the British rule, with British colonial rule. And today we are going to discuss about how the people who were in shifting cultivation, they shifted to settled agriculture. How British forced them to do settled agriculture. तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि कैसे ब्रिटिशर्स ने जो शिफ्टिंग कल्टीवेशन करने वाले जो ट्राइबल्स थे उनको सेटल्ड एग्रीकल्चर करने पे बाध्य किया या फोर्स किया. तो जो ट्राइब्स थे उनको सेटल्ड होना अंग्रेज़ों के लिए ज़रूरी था, क्योंकि जो भी शिफ्टिंग कल्टीवेशन प्रैक्टिस करते थे उनसे लैंड रेवेन्यू कलेक्ट करना अंग्रेज़ों के लिए बहुत मुश्किल था, और ये उनको लगता था कि लैंड रेवेन्यू में उनको घाटा लग रहा है. इसलिए वो चाहते थे कि जो भी शिफ्टिंग कल्टीवेशन वाले हैं वो एक जगह सेटल हो जाए, जिनसे कि उनसे रेवेन्यू कलेक्ट करना आसान हो जाए या एडमिनिस्ट्रेशन उन पे शासन करना भी आसान हो जाए. ऐसे ही कुछ ट्राइब्स जैसे मुंडा छोटा नागपुर के, तो ये मानते थे कि लैंड उनका है और वो धरती के पुत्र हैं या उन्हीं के संतान हैं, लैंड तो उनका हक है, और वो इस बात से बिल्कुल खफा थे कि वो सेटल्ड एग्रीकल्चर कर रहे हैं. इसी तरह नॉर्थ ईस्ट के रीजन्स के जो भी ट्राइबल्स थे वो भी इस जो सेटल्ड एग्रीकल्चर थे इससे बहुत ज़्यादा खफा थे. तो ये सेटल एग्रीकल्चर क्यों चाहते थे? क्योंकि इनको लगता था कि अगर सेटल एग्रीकल्चर कर रहे हैं तो इनको रेवेन्यू भी मिलेगा, एडमिनिस्ट्रेशन भी अच्छा कर पाएंगे, और इस बेसिस पे उन्होंने लैंड्स को कुछ को ज़मींदार बना दिया, या कुछ को उन्होंने लैंड को ज़मींदार के रूप में बनाकर उन्होंने लैंड रेवेन्यू कलेक्शन के लिए भेज दिया, और कुछ को टेनेंट्स बना दिए, यानी जो खेती करेंगे और उसके बदले में, खेती के बदले में वो रेंट भरेंगे या रेंट उन लोगों को देंगे जो ज़मींदार हैं, या जिनको कुछ लोगों को, कुछ ट्राइबल्स को लैंड ज़्यादा उन्होंने दिया और वो खेती करके इनको लैंड रेवेन्यू उनके ट्रेजरी में देंगे या ब्रिटिश ऑफिशियल को रेवेन्यू कलेक्ट करके देंगे. तो इसके खिलाफ बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट शुरू हो गया. ज़्यादातर प्रोटेस्ट हुए ये नॉर्थ ईस्ट रीजन में, जहाँ सोनाराम, सांगमा, गारो ईस्टर्न हिल्स में उन्होंने इस शिफ्टिंग कल्टीवेशन बंद होने के खिलाफ वहाँ पे गुरिल्ला वारफेयर छेड़ दिया था, यानी छापेमारी युद्ध, और वहाँ अंग्रेज़ों को बहुत परेशान किया गया. तो इससे डरकर अंग्रेज़ों ने कुछ हिस्सों में नॉर्थ ईस्टर्न रीजन्स में उन्होंने शिफ्टिंग एग्रीकल्चर को मंजूरी दे दी, और वहाँ शिफ्टिंग एग्रीकल्चर फिर से शुरू हो गया. इसके बाद और क्या इफेक्ट पड़ा? लैंड रेवेन्यू सिस्टम जो उन्होंने लागू किया था, इसका इफेक्ट क्या पड़ा? जो रेवेन्यू था वो बहुत ज़्यादा हाई था. रेवेन्यू जो कलेक्शन होता था अंग्रेज़ों द्वारा बहुत हाई था, और जो ट्राइबल्स थे उनको खेती का बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं था, क्योंकि वो शिफ्टिंग कल्टीवेशन करते थे, और शिफ्टिंग कल्टीवेशन में एक लैंड को कुछ समय तक उन्होंने खेती की अबेंडन किया और सब्सिस्टेंस फार्मिंग करते थे, यानी अपनी जीविका के लिए अबेंडन किया, और फिर दूसरी जगह वो फार्मिंग करते थे. और वो जैसे कि हम जानते हैं कि ये जो ट्राइब्स थे ये डिफ़िकल्ट टेरेन्स में रहते हैं, डिफ़िकल्ट एरियाज़ में, जैसे कि डेजर्ट हो या हिली रीजन्स हो, जहाँ इरिगेशन सिस्टम भी अच्छा नहीं था, वहाँ लैंड फर्टिलिटी भी अच्छी नहीं थी, और उसके ऊपर से इनको हाई लैंड रेवेन्यू पे करना पड़ता था. अगर वो लैंड रेवेन्यू पे नहीं करे तो उनसे उनकी ज़मीनें छीन ली जाती थी. तो लैंड रेवेन्यू पे करने के लिए, लैंड रेवेन्यू वो दे, इसके लिए वो क्या करते थे, जो साहूकार है या मनी लैंडर्स से वो लोन लेते थे, और लोन के जो एक चक्र होता है, डेब्ट होता है, डेब्ट का साइकिल, इसमें फंस कर वो रह जाते थे, और आखिर में साहूकार उनकी ज़मीन को कब्जा लेता था या हथिया लेता था, या फिर अगर किसी भी प्रकार से अगर वो पे नहीं कर पा रहे हैं डेब्ट या जो कर्ज लिया है, तो उनको बैठ बेगारी करना पड़ता था. बैठ बेगारी यानी बंधुआ मजदूरी. मजदूरी करेंगे, लेकिन इसके लिए उनको किसी तरह का पैसा नहीं दिया जाएगा। और ये जो साइकिल है डेब्ट का, ये ख़त्म ही नहीं होता था। यानी अगर आपके पिता ने या आपके दादा ने लिया है तो
आपके पिता भी चुकाएंगे और काम करेंगे, और आपके उनके जो पुत्र हैं वो भी पैसा देंगे और उसके लिए वो काम करेंगे। तो हम कह सकते हैं कि इस तरह से साइकिल ऑफ डेब्ट या कर्ज के चक्र में ये फंस जाते थे, और जो लैंडलेस ट्राइबल्स थे ये फोर्स हो जाते थे कि या तो ये बेगारी करे या किसी न किसी माइंस में या चाय बागानों में जाकर बहुत कम वेजेस पे काम करे। इसके बाद फॉरेस्ट लॉज में बहुत सारे चेंजेस लाए गए। फॉरेस्ट को 3 भागों में बांट दिया गया। कुछ रिजर्व फॉरेस्ट घोषित कर दिया गया। इन रिजर्व फॉरेस्ट में क्या होता था कि जो ट्राइबल्स थे उनको जाना बिल्कुल ही वर्जित था, वो वहाँ नहीं जा पाते थे किसी तरह से। वहाँ से ना वो जो भी फॉरेस्ट प्रोड्यूस है वो ले सकते हैं, ना ऊँट या फिर अपने जानवरों को चराने के लिए भी वो नहीं भेज सकते हैं। तो ये जो हम कह सकते हैं कि रिजर्व फॉरेस्ट एरियाज थे, वहाँ हर प्रकार से जाना वर्जित था इनको, और शिफ्टिंग कल्टीवेशन करना भी वर्जित था। तो ये जो रिस्ट्रिक्शन था जो फॉरेस्ट प्रोड्यूस को कलेक्ट करने पे, या फिर जो ट्राइबल्स थे वो किसी प्रकार का वहाँ से नहीं ले पाते थे, तो इससे इनका जो जीविका था, ये जो लाइवलीहुड था वो उनसे छीनता जा रहा था। उनका एकमात्र काम क्या था कि वो फॉरेस्ट प्रोड्यूस लेकर और फिर बाज़ारों में बेचे, और उससे अपने जो भी उनको मिलने वाला है, जो भी उसके बदले में एक्सचेंज करके जो भी वो राइस हो या ऑयल हो या क्लोथ्स हो वो लेते थे। लेकिन कुछ फॉरेस्ट ट्राइब्स को अलाउ किया गया कि वो फॉरेस्ट के अंदर रहें और वो फॉरेस्ट को गार्ड करें यानी बायगा ट्राइब्स जो थे उनको फॉरेस्ट के अंदर रहने की छूट दी गई, और वो एज फॉरेस्ट गार्ड के रूप में वो रहते थे अंदर, और किसी प्रकार में फॉरेस्ट का फायर हो या कोई इंट्रूडर घुस जाए फॉरेस्ट में तो ये खबर करेंगे या उससे फॉरेस्ट की सुरक्षा करेंगे। तो ट्राइबल्स का ये मानना था कि जंगल उनका है, तो जंगल के जो भी प्रोडक्ट्स हैं, जो भी वहाँ से वो हासिल हो रहा है, वो उस पर उनका हक है, और अंग्रेज़ों ने ये हक उनसे छीन लिया। इसके खिलाफ भी उनके अंदर रोष था, गुस्सा था, जिसने प्रोटेस्ट का रूप लिया। इसके बाद ट्रेडर्स और मनी लैंडर्स का रोल, जैसे मैंने अभी कहा है कि मनी लैंडर्स क्या करते थे और ट्रेडर्स क्या करते थे कि फॉरेस्ट प्रोड्यूस को कम दामों में लेकर, जैसे कि अगर किसी ने शहद लाया या कोई जड़ी बूटी लेकर आ रहे हैं तो उनके लिए वो पैसा कम दिया करते थे। फॉरेस्ट प्रोड्यूस अगर ट्रेडर्स खरीदते थे इनसे, ट्राइबल्स से, तो पैसा कम दिया करते थे। वहीं अगर ट्रेडर्स से अगर ट्राइबल्स कुछ खरीदते थे तो उसका पैसा वो लोग ज़्यादा लिया करते थे। तो इस तरीके से देखेंगे कि इन्होंने भी शोषण शुरू कर दिया था। और मनी लैंडर्स के बारे में मैंने बताया ही कि कैसे उन्होंने बेगारी की तरफ ढकेल दिया था ट्राइबल्स को। तो ये सब बहुत मायने रखता था, और इन सब छोटी छोटी बातों से ही एक बड़ा रिवोल्ट या अपराइजिंग का एक पृष्ठभूमि तैयार हुआ, या कहिए कि एक अपराइजिंग के लिए लोग ये हुए कि हम रिवोल्ट करें अंग्रेज़ों के खिलाफ, क्योंकि फॉरेस्ट लॉज बनाए गए, उनको उनसे उनके ट्रेडिशनल राइट्स छीने गए, उनसे उनका जो लाइवलीहुड था वो छीना गया। और ज़्यादातर जो ये फॉरेस्ट जो ट्राइब्स थे, अब वो या तो माइंस में काम कर रहे थे या फिर उनसे बागानों में बहुत ही कम पैसे देकर उनसे काम करवाया जा रहा था। तो इसी तरीके से हम देखेंगे कि बहुत सारे ट्राइबल्स जो थे उन्होंने फॉरेस्ट लॉज के खिलाफ, या जो भी ऑपरेशन ब्रिटिशर्स द्वारा जो भी इनका दमन हो रहा था, इसके खिलाफ उन्होंने रिवोल्ट शुरू कर दिया। तो इस तरह का अगर हम देखें तो रिवोल्ट शुरू हुआ, सबसे पहले हुआ जो नोटेबल रिवोल्ट्स थे, या हम कहेंगे कि जो इम्पोर्टेंट रिवोल्ट्स थे ट्राइबल्स के, उसमें प्रमुख है मुंडा रिवोल्ट बिहार, मुंडा रिबेलियन, गोंड्स ओडिशा में, खासीस मेघालय, भील्स महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश, सांथाल्स बंगाल और बिहार में। इसके अलावा कोल रिबेलियन हुआ, बस्तर रिबेलियन हुआ 1910 में, और भी बहुत सारे रिबेलियंस शुरू हो गए। सांथाल रिबेलियन 1853 में शुरू हुआ, और सांथाल रिबेलियन जो थे ये आउटसाइडर्स के खिलाफ, वहाँ के सांथाल जो ट्राइब था उन्होंने रिवोल्ट किया था। जो ज़मींदार, मनी लैंडर, ब्रिटिश ऑफिशियल्स और क्रिश्चियन मिशनरीज
क्रिश्चियन मिशनरीज का एक ये था कि वो कहते थे कि जो ट्रेडिशंस ये लोग फॉलो कर रहे हैं, ट्राइबल्स फॉलो कर रहे हैं, वो प्रिमिटिव है या ये प्रिमिटिव स्टाइल है, और वो चाहते थे कि क्रिश्चियनिटी को हम लोग लागू करें। तो इसके खिलाफ भी बहुत रोष था ट्राइबल्स में, तो उन्होंने रिवोल्ट शुरू किया। तो सांथाल रिवोल्ट को सांथाल हूल भी कहा जाता है या सांथाल लिबरेशन मूवमेंट भी कहा जाता है, जो शुरू किया गया था 1855 में। सांथाल परगना जो है छोटा नागपुर एरिया में हम कहेंगे, और बंगाल के कुछ भाग है और छत्तीसगढ़ के कुछ भाग है, वहाँ पे शुरू हुआ था। इसके बाद सबसे इम्पॉर्टेंट जो रिवोल्ट है हमारा, जो हम पढ़ते हैं हमेशा, वो है मुंडा रेबेलियन। मुंडा रेबेलियन ये शुरू हुआ था 1897 में, आई थिंक सो। मुंडा रेबेलियन को लीड किया था बिरसा मुंडा ने। बिरसा मुंडा छोटा नागपुर रीजन में इनका जन्म हुआ था, रांची उलीहाटू में। और यहाँ पे जो छोटा नागपुर एरिया का जो फ्लाइट था या उनका जो दर्द था, ये बहुत बड़ा था, क्योंकि यहाँ के लोग ज़्यादातर खेती किया करते थे, फॉरेस्ट प्रोड्यूस पे उनका हक था, लेकिन इनके जगहों पर कब्जा करके यहाँ माइनिंग शुरू कर दी गई थी, कोल और आयरन माइनिंग। और यहाँ पे जो लेबरर्स थे उनको इस कोल माइंस में काम करवाया जाता था, और कोल माइंस में काम करने की वजह से इनको पैसा भी कम दिया जाता है और लाइफ रिस्क भी बहुत ज़्यादा हुआ करता था। तो ये मुंडा रिवोल्ट शुरू हुआ, ये डिकूज के खिलाफ, आउटसाइडर्स के खिलाफ बिरसा मुंडा ने शुरू किया था। उनका जन्म उलीहाटू रांची में हुआ था। बहुत ही कम उम्र में ही उनको ये एहसास हो गया था कि जो फॉरेस्ट ट्राइब से इनका ऑपरेशन हो रहा है, इनका दमन हो रहा है, और ये आउटसाइडर्स जो है यही सारे दुखों का कारण है। और वो बैठ बेगाड़ी सिस्टम, जो फोर्स लेबर है, इसके खिलाफ भी थे कि आउटसाइडर की वजह से यहाँ के लोगों को बैठ बेगाड़ी करना पड़ रहा है। इसके अलावा भी बिरसा को ये लगता था कि ट्राइबल सोसाइटी में रिफॉर्म आनी चाहिए, ट्राइबल सोसाइटी में बदलाव आने चाहिए। तो क्या बदलाव आने चाहिए, इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में आपसे बात करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।